मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुमकिन कैसे है। हर चीज इतने अच्छे तरीके से सजाई गई है, यहाँ तक कि किताबें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखी हुई है। क्या इसने ये सब खुद किया है या इसके केयरटेकर ने? नहीं, वो दोनों तो बहुत बूढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बुक्स का ख्याल वो दोनों रख सकते हैं, क्योंकि एक लाइब्रेरी को साफ करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं, पूरा घर इतना साफ सुथरा। आखिर यहाँ साफ सफाई का काम करता कौन है? रणवीर के मन में बार बार यही सवाल दौड़ रहे थे। तभी दीपिका ने कहा, अब आपको समझ आया कि मैं आपको अपने स्टडी रूम में क्यों नहीं बुलाना चाहती थी। एक्चुअली इसका रास्ता मेरे बेडरूम से होकर जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये मेरे बेडरूम का ही पार्ट है। और मुझे नहीं लगता कि आपके जितना बड़ा आदमी किसी मामूली सी लड़की के बेडरूम में से होकर जाएगा। दीपिका अपने शब्दों के जाल में रणवीर को फंसाना चाहती थी कि वो इसके लिए मना कर दे। फिर रणवीर अभी भी अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। उसे ये पता नहीं चल रहा था कि दीपिका उससे कुछ कह भी रही है या फिर नहीं। ये देखकर दीपिका मन ही मन सोचने लगी कि मेरा स्टडी रूम क्या इतना अच्छा है कि बिल्कुल इसकी सुंदरता में ही खो गया। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई स्ट्रेंज चीज देख ली हो। इतनी अद्भुत चीज आखिर यहाँ है क्या? तभी दीपिका ने रणवीर को दोबारा बुलाया। हेलो सीईओ साहब, हेलो। ये सुनकर रणवीर अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, ओ हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ कह रही थी क्या? दीपिका ने दोबारा कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आपका मन यहाँ पर आने का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का रास्ता मेरे बेडरूम से होकर जाता है। इसलिए अगर आपको किताबें पढ़ने का मन है तो आप बस मुझे नाम बता दीजिए, मैं उसे आपके बेडरूम में भिजवा दिया करूंगी। रणवीर ने खुद से कहा, तुम मुझसे इतनी होशियारी नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझ चुका हूँ बाय द वे। थोड़ी देर सोचने के बाद रणवीर कहता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेडरूम तक बहुत सारी किताबें ले जाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहीं आकर किताबें पढ़ लिया करूंगा। फिर वो एक किताब लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर ऊपर किया और दीपिका से कहा, और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा बेडरूम और स्टडी रूम एक साथ जुड़ा नहीं है, दोनों बिल्डिंग्स अलग अलग हिस्से में है, इसलिए इसकी चिंता तुम मत करो। इतना कहकर वो किताब पढ़ने लगता है। ये सुनकर दीपिका का मन पूरी तरह से झल्ला जाता है। उसने मन ही मन कहा कि मैं तो जितना सोचती थी ये तो उससे कहीं ज्यादा शैतान है। ये इतना भी नहीं सोच सकता कि मेरी पर्सनल लाइफ का ये उल्लंघन कर रहा है, और मैं अपनी लैब में आसानी से कैसे जा पाऊंगी। सो इरिटेटिंग। मेरी जिंदगी के ऊपर नाक की तरह ये फन फैला के बैठ गया है। सच में अगर खुद की सोच से किसी को मार सकते ना तो मैं अभी इसका कत्ल कर देती। ये सारी बातें सोच सोच कर दीपिका का मन गुस्से से भर गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो, मैं भी अपना लैपटॉप लेकर यहीं आती हूँ। ये कहकर दीपिका वहां से चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रणवीर उसका स्टडी रूम अकेले यूज करे। दीपिका के जाते ही रणवीर उठकर आसपास चेक करने लगा। यहाँ तक कि उसने बुक शेल्फ के ऊपर भी चेक किया, पर उसे कहीं भी एक थोड़ी सी धूल भी नहीं मिली। तब तक दीपिका अपना लैपटॉप लेकर वापस आ गई और वहीं पर बैठकर काम करने लगी। थोड़ी देर में वो ये भूल गई कि वहां पर कोई और भी है। कुछ घंटे काम करने के बाद अचानक जब उसे थकावट महसूस होने लगी तो वो उठकर अपना बॉडी स्ट्रेच करने लगी। तभी उससे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रणवीर वहां पर खड़ा था, और ये देखकर उसने अपना मुंह बना लिया था। तभी दीपिका ने बोला, मैं अपने लिए ना चाय बनाने जा रही हूँ, क्या तुम भी चाय पियोगे? रणवीर ने उसको जवाब दिया, हाँ, मेरे लिए भी एक कप ला सकती हो। वेल, थैंक यू सो मच। दीपिका ने चाय का कप रणवीर को दिया और वापस जाकर काम करने लगी। दोनों शाम तक वहीं स्टडी रूम में बैठे हुए थे। फिर उसके बाद दोनों डिनर करने चले जाते हैं। दोनों का डेली रूटीन इसी तरह का हो गया था। दोनों साथ में खाना खाते थे, साथ में चाय पीते थे, पर ज्यादा बात नहीं करते थे।
जब जरूरत होती थी बस तभी वो दोनों बात करते थे। करीब 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और अब आखिरकार वीकेंड आ गया था। दीपिका वीकेंड्स में काम नहीं करती थी। वीकेंड के टाइम पर वो अपने घर की दूसरी चीजों का ख्याल रखती थी, जैसे घर के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या फिर बगीचे का काम करना हो। इन सब चीजों के लिए कमलनाथ जी भी जा सकते थे, पर उनकी उम्र क्योंकि 65 इयर्स की थी और दीपिका उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहती थी। वो उन्हें एक नौकर की बजाय अपने एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती थी। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं